हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। ये आपकी वर्कशीट है जो कि 9 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इसमें बेटा हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू था वो क्या था, कार्बन एवं इसके यौगिक। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट दी गई है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए इनको डिस्कस करेंगे और आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ इनके आंसर जो है आप इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह क्या होता है? तो बताइए, CH2, CH3, CH4 या CH। तो समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें कितने का अंतर होता है? वो CH2 का अंतर होता है। फर्स्ट जो है ए इसका आंसर रहेगा। एथेन के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो आप सहसंयोजी आबंध गिनने के लिए क्या करेंगे, एथेन जो है उसका इस तरह से आप क्या बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। और इसमें आप जो है क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे ना, ठीक है। देखिए, तो ये क्या है, सारे सहसंयोजी आबंध हैं। तो अब इनको काउंट कीजिए। ये हमारा हो गया C2H6 एथेन का फॉर्मूला। अब देखिए 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आबंध कितने हो गए? 7। तो ये जो है आंसर रहेगा C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है। तो आपको दूसरा सदस्य बताना है। तो देखिए CnH2n ये क्या है, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का जो पहला जो यहाँ पर यौगिक होता है उसमें हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 केवल एल्केन में रखी जाती है। एल्कीन और एल्काइन का पहला सदस्य निकालने के लिए n की वैल्यू हम 2 से शुरू करेंगे। दूसरे सदस्य निकालने के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन सा बताना है आपको, दूसरा सदस्य बताना है। तो ये हो गया पहला सदस्य, दूसरा सदस्य हो जाएगा n की वैल्यू जो है कितनी रख देंगे? 3 रख देंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6। ये आपका जो है उत्तर रहेगा। तो ये इसका D जो है बेटा इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सदस्य बताना था, दूसरा सदस्य क्या होगा? C3H6। अगर आपसे एल्काइन के लिए भी दूसरा, तीसरा या पहला जो कुछ भी पूछा जाए तो आप n की वैल्यू 2 रख के वो पहला सदस्य होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध दिखाना है या त्रिआबंध दिखाना है तो वो केवल कार्बन कार्बन के बीच में तभी पॉसिबल है जब 2 कार्बन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डैश और डैश कार्बन के 2 अपर रूप हैं। सभी बच्चे जानते हैं कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। तो बेटा जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक कौन से हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन जो है जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों? तो बेटा कौन सा तत्व जो है जिसके अंदर श्रृंखलन जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा होती है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसके अंदर है, वो कार्बन के अंदर है। और ये क्यों दर्शाता है, अपनी चतुसंयोजकता के कारण। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये आंसर होगा, कार्बन तत्व सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण दर्शाता है। ऐसा इसके चतुसंयोजकता के कारण होता है, जिसके कारण यह सहसंयोजी आबंध बनाता है और यह खुद से ही जुड़कर एकल, द्विआबंध और त्रिआबंध जो है ये बनाता है, ठीक है। और इसी के कारण इसमें जो श्रृंखलन का गुण है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो ये आपके पहले वर्कशीट में आया है। तो अति उच्च दाब पर, अति उच्च ताप पर, अति उच्च दाब और ताप पर, अति निम्न दाब और ताप पर। तो किसमें जो है करेंगे तो हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? सी जो है इसका उत्तर रहेगा, अति उच्च दाब और ताप पर। नेक्स्ट, ब्यूटेन कार्बन में हाइड्रोजन का एक कैसा यौगिक है, संतृप्त है, असंतृप्त है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी है? तो ब्यूट का मतलब क्या है बच्चे, 4 कार्बन। तो कार्बन के अणुओं की संख्या तो हो गई 4,
और ब्यूटेन है, एन का मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन के बीच में कैसा आबंध है, एकल आबंध है, और एकल आबंध वाले यौगिक कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आप संतृप्त जो है इसमें फिल कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए, एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, अभी हमने किया था CnH2n-2 किसके लिए होगा, एल्काइन के लिए, और एल्कीन के लिए क्या होगा, CnH2n। ठीक है, तो ये जो है एल्काइन के लिए हो जाएगा और ये जो है एल्कीन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन की संरचना बनाइए। तो बच्चे बेंजीन की संरचना बनानी है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये जो है क्या है, बेंजीन का सूत्र है। और इसकी संरचना बनाएंगे तो आप जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए एक एक जो है ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन की फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे इनको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक अल्टरनेट पोजीशन पे आप इसके द्विआबंध हो जाएगा। इसमें 3 इसमें द्विआबंध होते हैं। और यहाँ पे अब देखिए कार्बन की एक एक वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक एक संयोजकता इसकी पूरी करनी है, तो एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6। ठीक है, तो आप इस तरह से ये बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखिए बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर है ये, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथेन, मीथेन। जैसे एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 आप लिख सकते हो। मीथेन का क्या होगा, CH4। तो ये जो है आप इनके फॉर्मूले जो है सूत्र वो भी लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखते हैं, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटे आपने पहले किए हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन उत्कृष्ट जो गैस विन्यास है वो सहसंयोजी आबंध द्वारा प्राप्त करता है। देखिए कैसे लिखेंगे, कार्बन सहसंयोजी आबंध द्वारा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन और दूसरे तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है और अपनी संयोजकता को पूरा करता है। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर होगा। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सहसंयोजी यौगिक जो है उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिसके कारण जो है क्या है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। साथ में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्य के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और कौन सा करता है इनका रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, सहसंयोजी यौगिक में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिसके कारण यह सहसंयोजी यौगिक विद्युत के जो है क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक समजातीय श्रेणी में एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, समजातीय श्रेणी। यानी जो प्रकार्यात्मक समूह है वो एक ही होगा, इसलिए समजातीय बोला गया है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए मेथिनॉल है, इथेनॉल है, ये समजातीय श्रेणी के 2 सदस्य हैं। इनके अंदर जो OH है वो क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है। और इस समजातीय श्रेणी में अल्कोहल की में ये OH जो है ये कॉमन ही रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, समजातीय इसको कहा गया है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर जो ये हमारे पास कार्बन की जो चेन होती है ये तो इसका भौतिक गुणधर्म निर्धारित करती है, और जो प्रकार्यात्मक समूह है ये इसका रासायनिक गुणधर्म जो है निर्धारित करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इनका प्रकार्यात्मक समूह का भाग इनकी जो है प्रकार्यात्मक समूह का भाग इनकी रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करता है, और कार्बन श्रृंखला इनके भौतिक गुणधर्म को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे की समजातीय श्रेणी के यौगिकों की आपको 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहीं से करेंगे। देखिए आप कैसे लिखेंगे, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं क्या होंगी। पहली क्या है, समजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों में CH2 जो है समूह का अंतर होता है, ये हमने किया है।
नेक्स्ट देखिए, सदस्यों में 14U का आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। तो CH2 का अंतर है तो बेटा 14U जो है टोटल आणविक द्रव्यमान, इसका अंतर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी में प्रयुक्त होने वाला प्रकार्यात्मक समूह उसके रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित करता है। ये भी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है। तो बेटा इसमें भी वही आंसर आएगा, अपने श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के गुण के कारण इसकी प्रकृति अद्वितीय होती है और यह सर्वतोमुखी होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय है, उसमें उपस्थित श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण होती है। श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के गुणों के कारण ही कार्बन अपने और दूसरे तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिसके कारण यह सर्वतोमुखी है। ठीक है, आपने पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो बेटा ये कौन सी समजातीय श्रेणी है, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जो है उससे संबंधित ये समजातीय श्रेणी है। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोकार्बन को संयोजित कीजिए। तो आपको क्वथनांक का बढ़ता क्रम यहाँ पे देखना है। क्वथनांक यानी उसका भौतिक गुणधर्म है, और भौतिक गुणधर्म कौन निर्धारित करता है, भौतिक गुणधर्म निर्धारित करता है जो कार्बन की चेन है, कार्बन की श्रृंखला है। तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये 4 की है, ये 5 की है। तो सबसे कम इसमें क्वथनांक किसका होगा, सबसे कम इसमें C3H6 का होगा। ठीक है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो C3H6 का जो है सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा फिर जो उससे बड़ी चेन है उसका होगा C4H8, और सबसे ज़्यादा किसका होगा C5H10, इसका जो है सबसे ज़्यादा होगा। ये जो है क्वथनांक के बढ़ते क्रम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C5H10 का गलनांक और क्वथनांक C4H8 से अधिक क्यों होता है। तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि C5H10 में कार्बन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, C5H10 का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक C4H8 से अधिक होता है। तो आप यहीं से आप आंसर लिखिएगा कि C5H10 का आणविक द्रव्यमान और कार्बन की संख्या इसमें ज़्यादा है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक C4H8 से अधिक होता है। इन यौगिकों के नाम लिखिए। तो बेटा अब आपको इन यौगिकों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन C5H10 है, तो C5H10 का जो है क्या होगा नाम, आप लिखिए C5H10। तो इसमें देखिए 5 कार्बन, ठीक है ना, 5 कार्बन है, और इसमें जो है एक द्विआबंध होगा क्योंकि ये एल्कीन जो परिवार है उससे संबंधित है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पेंटीन इसका नाम होगा। इन हम लगाएंगे क्योंकि एक द्विआबंध होगा इसके अंदर, पेंटीन होगा। और इसका C4H8 का क्या होगा, C4H8 ब्यूटीन। ब्यूट तो किसके लिए लगा, 4 कार्बन के लिए, और इन जो है लगा एल्कीन के लिए। तो ब्यूटीन और इसका होगा पेंटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ब्यूटीन एंड पेंटीन। नेक्स्ट क्या है, कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। तो बेटे आप एक वर्कशीट में कंप्लीट जो है यूं का यूं पैराग्राफ आपको कराया गया है। ठीक है, वहां पर यूं का यूं इसका आंसर है, वही गुण है इसमें श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। ठीक, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहां से आप इसका आंसर लिखेंगे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के गुणों के कारण। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्या है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं आपको परिभाषित करना है। और कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम आपको लिखने हैं। फुलेरिन क्या है ये आपको बताना है, और यह कार्बन के अन्य अपर रूपों से किस प्रकार भिन्न है ये भी आपको बताना है। यानी 4 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 इनके आंसर कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी संयोजकता पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सहसंयोजी आबंध हो गया।
अब कार्बन जो है किस किस के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। नेक्स्ट देखिए फुलरिन। ठीक है, तो फुलरिन जो है सबको पता है कि हमने फुलरिन के बारे में पढ़ा था। फुलरिन जो है क्या है? ये भी कार्बन का एक अपर रूप है। फुलरिन कार्बन के अपर रूपों का एक अलग सा प्रकार है। इनमें से सर्वप्रथम किसका पता लगा था बेटे? C60 का पता लगा था, जिसमें कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की आकृति के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के डिजाइन किए हुए जियोडेसिक, ठीक है ना, जियोडेसिक गुंबद के समान लगती है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? इसलिए इन्हें फुलरिन का नाम जो है वो दिया गया है। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर आपको यहाँ पर तीनों में कंपेयर करना है। तो आप ऐसे जो है लाइन लगा के टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ हीरा लिखेंगे, ग्रेफाइट लिखेंगे, यहाँ फुलरिन लिखेंगे। ठीक है, मैंने वैसे ऐसे जो है सिंपल लिख दिया है, तो आप ऐसे टेबल की फॉर्म में भी अंतर को कर सकते हो। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आकार। फुलरिन का आकार फुटबॉल की तरह होता है, जबकि हीरा कैसा है? एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। और ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो षटकोणीय व्यवस्था में होते हैं। ठीक बेटे, तो सभी बच्चे जानते हैं ना कि षटकोणीय इस तरह की व्यवस्था में जो है ग्रेफाइट में कार्बन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो फुलरिन है उसका क्वथनांक कम होता है, जबकि हीरा और ग्रेफाइट इनका क्वथनांक ज्यादा है। फुलरिन और हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट इनमें केवल विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट देखिए, हीरा जो है वो सख्त चीजों को काटने के काम आता है और ग्रेफाइट पेंसिल और लुब्रिकेंट में प्रयोग होता है, जबकि फुलरिन जो है वो अपने खाली आकार के कारण दवाइयों को शरीर में प्रवेश करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और यह अच्छा उत्प्रेरक भी है। ठीक है, एक अच्छा कैटलिस्ट भी है ये। ठीक, तो ये जो है बेटे आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो तैयार करनी है। सबसे पहले हम इसमें H2S का जो है करेंगे और F2 का करेंगे, और H2O, CH4 और Ca2 ये आपको पहले ही मैंने जो है हमने आपको करा दिए हैं। आपने ऑलरेडी अपनी कॉपी में किए भी होंगे, वहाँ से जो है आप इनको ड्रॉ कर सकते हो और आपको वैसे भी अभी लर्न हो चुके हैं। तो हमने जो है यहाँ पर पहले डिस्कस जो नहीं किए हैं वो H2S है और F2 है, तो इनको हम बनाएंगे। तो चलिए इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे H2S। ठीक है, अब H2S में सल्फर के जो परमाणु संख्या वो कितनी है? 16। तो 2, 8, 6 इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 के साथ सहसंयोजी आबंध बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ ये सहसंयोजी आबंध बना लेगा। देखिए सल्फर जो है इसके पास हम लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन इसके शो करेंगे। ठीक, अब क्या करेगा? अब हाइड्रोजन जो है इसके साथ क्या बनाएगा? आबंध बनाएगा, और हाइड्रोजन इसके साथ जो है आबंध बना लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन ये अपनी जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इसी तरह सल्फर इसके पास अपने 6 तो हैं और ये इसके साथ जो है 8 पूरे कर लेगा। इस तरह से एक हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेगा और एक इसके साथ सहसंयोजी आबंध जो है ये बना लेता है। तो ये हो गया बच्चों H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप इसको जो है ऐसे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। एकल आबंध जो है एकल सहसंयोजी आबंध यहाँ पे बनेगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम करेंगे F2। तो देखिए F2 है। अब F2 में क्या होगा? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। ठीक है, टोटल। अब इसको जब हम यहाँ पे इसका विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और 7। अब एक फ्लोरीन यहाँ होगा और एक फ्लोरीन यहाँ होगा। 7 दिखाएंगे तो यानी एक के साथ ही आबंध बनाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही आबंध बनाएगा। एक ही पूरा इसको जो है एक ही इसको चाहिए। तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और एक इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ पे दिखाएंगे हम। ठीक है, 7 इसके जो है बाहरी कक्ष में है।
ये 7 इसके अपने हो गए और एक जो है ये इसके साथ जो है सहसंयोजी आबंध बना लेगा। 6 इसके जो है 7 इसके अपने हैं, एक इसके साथ जो है ये सहसंयोजी आबंध बना लेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया F2। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। तो ये बेटा आपका F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप स्टार्टिंग जो चैप्टर पढ़ रहे हो कार्बन वाला, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग से ही इन क्वेश्चंस को हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें जो है मुश्किल नहीं है। सो आप इजीली इनको अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो और इजीली इनको लर्न भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।